नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दिशा एकेडमी अतरौलिया में। आज से हम लोग मैथ का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं और नंबर सिस्टम में ही हम लोग ज़रूरी चीज़ें सीखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। जिस संख्या के दो से ज़्यादा गुणनखंड हों, दो से ज़्यादा फैक्टर हों, वो भाज्य संख्या होती है, और जिनके केवल दो गुणनखंड हों उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो केवल स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, एक से और स्वयं से, केवल दो ही गुणनखंड हैं इसके अलावा ये किसी और संख्या से नहीं कटेगा, अतः यह अभाज्य संख्या है। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या हैं। इनके केवल दो फैक्टर है, एक से और स्वयं से। ये केवल दो संख्याओं से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कट सकता है। जैसे अगर हम 4 मान लेते हैं तो इसके 3 फैक्टर हैं, ये 1 से कट जाएगा, 2 से और 4 से, इसके 3 फैक्टर हो गए, अतः यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है। इसके कुछ पॉइंट जो हम नोट करेंगे, जिसके बारे में जानेंगे। जैसे 2 जो है इकलौती सम अभाज्य संख्या है, 2 इकलौती सम अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और एक के बारे में जानते हैं कि एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। यह ना भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 2 ही इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या, जैसे 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस पे हम लोग एक सवाल करेंगे। छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सवाल दिया हुआ है कि n 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसे अगर 13 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। सवाल हमारा दिया हुआ है कि n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यदि इसे 13 से विभाजित करें तो शेष क्या होगा, तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम पहले पता करेंगे। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100, लेकिन 100 एक भाज्य संख्या है। हमें 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता करनी है। तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 101। इसको 13 से डिवाइड करने पर शेष बताना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 101 में 13 से भाग देंगे, 7 बार जाएगा 91, तो शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा, 10। ठीक है, 3 अंक के सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, इसको हमने 13 से डिवाइड किया तो क्या शेष बचा, 10। दूसरा सवाल, इस पर एक और सवाल करते हैं। सवाल दिया हुआ है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि इसमें से एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या क्या हो सकती है। सवाल दिया हुआ है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
दिया हुआ है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। तो निम्न में से एक संख्या क्या हो सकती है, जो हमारे ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो 3 संख्याओं का योग 100 यानी सम संख्या। तो 3 संख्याओं का योग सम संख्या तब हो सकता है जब उनमें से कम से कम एक संख्या सम हो। और अभाज्य संख्याओं में केवल एक ही सम संख्या होती है जो कि 2 है। यानी एक संख्या तो हमें पता चल गई कि 2 है, बाकी 2 संख्याएं हैं और उनका अंतर जो है वो 36 है। तो बाकी एक संख्या अगर 2 है तो बाकी 2 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, बाकी 2 संख्याओं का योग हो जाएगा 36। यानी 2 संख्या हमारी 98, 2 संख्या हमारी ए और बी है, इनका योग क्या हो जाएगा 98। और दिया हुआ है कि इनका अंतर जो है, एक संख्या दूसरी से 36 अधिक, यानी इनका अंतर क्या है, इनका अंतर है 36। ठीक है, तो यहाँ से हम संख्या पता कर लेंगे। तो एक संख्या क्या हो जाएगी, सड़सठ, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 31। तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 31 दिया हुआ है। एक संख्या 67 और एक संख्या 31, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों का अंतर 36 है। और तीसरी अभाज्य संख्या 2 है, इन तीनों का योग 100 है। तो एक संख्या 2 है, एक संख्या 31 है और एक संख्या 67 है। ऑप्शन में कहीं भी 67 नहीं दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, यानी कि हमारा आंसर डी सही होगा। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। दिया हुआ है कि x, y, z ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं, जहां a प्लस b प्लस c बराबर 38। तो a का अधिकतम मान बताइए। तो a का अधिकतम मान बताइए। ठीक है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 38 जो कि एक सम संख्या है। और अभी हमने आपको बताया था कि 3 संख्याओं का योग एक सम संख्या तब हो सकता है जब उनमें से कम एक संख्या सम संख्या हो। तो 38 में 38 तीनों संख्याओं का योग है a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी 3 अभाज्य संख्याएं हैं और तीनों का योग 38 दिया हुआ है। और तीनों में a का मैक्सिमम मान पता करना है। तो a को मैक्सिमम बनाने के लिए b और c को मिनिमम बनाना पड़ेगा। अगर b और c जितना कम से कम होगा a का मान उतना ही अधिकतम होगा। तो b और c को मिनिमम बनाने के लिए एक संख्या सम लेंगे, यानी c को हमने 2 ले लिया, c को 2 मान लिया। और 2 से बड़ी एक संख्या को 2 बार लेना नहीं है। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या अगर हम मान लीजिए यहाँ 3 लेते हैं, अगर इसको हमने 3 लिया तो 3 2 5, तो a का मान निकल के आ जाएगा 33। लेकिन 33 जो है वो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। यानी तब b का मान 3 ना लेकर इससे अगली अभाज्य संख्या लेते हैं 5। अगर b का मान 5 लेते हैं तो a का मान आ जाएगा 31। यानी a का अधिकतम मान 3 अभाज्य संख्याओं के योग 38 होने पर a का अधिकतम मान 31 होगा। यानी हमारा उत्तर क्या होगा 31।
अब हम लोग फैक्टोरियल के बारे में सीखते हैं। फैक्टोरियल का चिन्ह होता है या तो इसको इस तरह से लिखते हैं या इस तरह से लिखते हैं। 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1 और 1 फैक्टोरियल का मान भी 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 गुणे 1 यानी 2। 3 फैक्टोरियल का मान क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 24। 5 फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 120। 6 फैक्टोरियल बराबर 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 720। तो यहाँ हमने एक चीज़ नोटिस की। पहले तो ये जान लीजिए कि फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस डिजिट का फैक्टोरियल निकालना हो उसका अवरोही क्रम में 1 तक का गुणा करते हैं। जैसे 4 फैक्टोरियल तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 7 फैक्टोरियल यानी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक लेते जाएंगे। जिस भी अंक का फैक्टोरियल करते हैं उसको अवरोही क्रम में 1 तक का गुणा करते जाते हैं, ये होता है फैक्टोरियल। ठीक। और हमने एक चीज़ नोटिस करी कि 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं 5 और उनके बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं उनका इकाई अंक 0 आता चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फैक्टोरियल। अब हम फैक्टोरियल में सीखते हैं जैसे सवाल में पूछ दे कि 6 फैक्टोरियल में कितने 2 सम्मिलित हैं। तो 6 फैक्टोरियल में कितने 2 सम्मिलित हैं तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो 1 2 इसमें है, इसमें 2 सम्मिलित है, इसमें 2 बार 2 है और इसमें 1 बार 2 सम्मिलित है। यानी टोटल कितने 2 हो गए 4। 1 2 1 3 1 4 यानी 6 फैक्टोरियल में 2 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है 4। एक चीज़ और हम देखते हैं कि एक डिजिट छोड़ के 2 आता चला जाएगा। ठीक है, एक डिजिट जैसे 6 में 2 है, 5 में नहीं है, फिर 4 में 2 है, फिर 3 में नहीं है, फिर 2 में 2 है। ठीक है, तो इसको और आसान तरीके से हम कैसे पता करेंगे। इनमें 6 फैक्टोरियल में पूछ दे कि 2 की संख्या कितनी है तो क्या करेंगे 6 में 2 से भाग देंगे। ठीक है, कितनी बार गया 3 बार। अब जो आया उसमें फिर 2 से भाग देंगे। अब कितनी बार गया 1 बार। जब 1 आ जाए लास्ट में तो हम छोड़ देते हैं और पहली बार को छोड़ के जितना भागफल गया है उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता चलती है उस डिजिट के। तो यहाँ 2 के गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी 4। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि 40 फैक्टोरियल में 2 की संख्या क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 40 फैक्टोरियल में 2 की संख्या बताइए तो क्या करेंगे 40 में 2 से भाग देंगे कितनी बार गया 20 बार। फिर 20 में 2 से भाग देंगे कितनी बार गया 10 बार। फिर 10 में 2 की भाग देंगे कितनी बार गया 5 बार। फिर 5 में 2 की भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। फिर 2 में 2 से भाग देंगे 1 बार। तो अब 2 की संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे 20 + 10 + 5 + 2 + 1 20 10 30 30 8 38 यानी 40 फैक्टोरियल में 2 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है 38। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि 40 फैक्टोरियल में ही 3 गुणनखंडों की संख्या 3 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी तो उसी तरीके से 40 में हम 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 13 बार। फिर 13 में 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा
3 चौके 12, 4 बार। फिर 4 में 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब पूछ ले कि 40 फैक्टोरियल में 3 के गुणनखंडों की संख्या, तो इन तीनों को जोड़ देंगे। 13 5 18, यानी 40 फैक्टोरियल में 3 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 18। और इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि 40 फैक्टोरियल में 5 गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 5 के गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें 5 से भाग देंगे, 5 बट्टे 40। अब 8 में 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। शेष से कोई मतलब नहीं, शेष जो बचेगा उसको छोड़ते जाएंगे। जितनी बार भागफल आता है, पहली बार वाला छोड़ के, इसको छोड़ के, जिससे भाग देते हैं उसको छोड़ के, भागफल जितनी बार आता जाएगा उन दोनों को ऐड कर लेंगे। उतनी जितनी बार जाएगा सबको ऐड कर लेंगे, तो 5 के गुणनखंडों की संख्या पता चल जाएगी। इस तरह से हम जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या पता कर सकते हैं। इस तरह से भाग देकर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसमें हम भाग देकर पता कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछ ले कि 169 फैक्टोरियल में 169 फैक्टोरियल में 11 की मैक्सिमम कितनी घात हो सकती है? ग्यारह की मैक्सिमम कितनी घात हो सकती है? तो सेम वही तरीका 169 में, चूँकि 11 भी एक अभाज्य संख्या है, 169 में 11 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। ठीक है, फिर 15 में 11 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब 11 की पावर मैक्सिमम क्या होगी? 15 + 1 = 16। ठीक है, अगर सवाल पूछ दे कि 169 में 11 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। चलिए अब एक और चीज़ सीखते हैं हम लोग इसमें, कि अगर मान ले आपसे पूछ दे कि 50 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। 50 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। पचास फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शून्य पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें 10 कितनी बार सम्मिलित है। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 73 × 10 करते हैं। ठीक है, 73 × 10 करेंगे तो क्या आ गया? 730। इसके अंत में शून्यों की संख्या 1। अगर मान लीजिए 72 में हम 100 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 7200। यानी अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? 3। अगर इसी तरह से मान लीजिए 67 में या किसी संख्या में हम 1000 से गुणा करते हैं तो ये क्या आ जा रहा है? लास्ट में शून्यों की संख्या 1000, लास्ट में शून्यों की संख्या 3। ठीक है, यानी हमने यहाँ देखा कि जितने 10 की पावर है, 10 का मतलब 10 की पावर 1, 100 का मतलब 10 की पावर 2, 1000 का मतलब 10 की पावर 3। तो जितने 10 की पावर है, जितनी 10 की पावर है उतने ही शून्यकों की संख्या है। तो अब चूंकि 10 एक भाज्य संख्या है, तो जिस प्रोसीजर से अभी हम लोग जिस तरीके से सवाल सॉल्व कर रहे थे उस तरह से हम केवल अभाज्य संख्याओं का पता कर सकते थे कि उसमें कितनी अभाज्य संख्याओं की घातें सम्मिलित हैं। अब चूंकि 10 एक भाज्य संख्या है तो हमें 10 की घात पता करने के लिए 10 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। तो 10 को 5 और 2 में तोड़ देंगे। ठीक है, 10 को किस में तोड़ देंगे? 5 × 2 में।
यानी अगर 73 गुणे 5 गुणे 2 हो तो अंत में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? एक जितने 5 और 2 के कंप्लीट पेयर बनेंगे अंत में शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, अगर दिया हुआ है 125 गुणे 16, इसमें शून्यों की संख्या क्या है? तो 125 का मतलब क्या हो गया कि 5 का पावर 3 और 16 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 4। 5 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 5 5 5 और 2 की पावर 4 का मतलब 2 2 2 और 2। 3 एक जोड़ा देखिए यहाँ बन गया, ये एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। यहाँ जो है जोड़ा पूरा नहीं हो पा रहा, तो जितने कंप्लीट पेयर बनेंगे, जितने कंप्लीट जोड़े बनेंगे शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। यहाँ 3 जोड़े बन रहे हैं, अतः इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। जहाँ पेयर पूरा नहीं बन पा रहा है वो शून्यों की संख्या में नहीं जोड़ा जाएगा। जितने कंप्लीट पेयर बनेंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। या यह कह सकते हैं हम कि 5 और 2 में जिनकी घात मिनिमम होगी, जिनकी पावर मिनिमम होगी, कम से कम होगी, वही शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके हम सॉल्व करते हैं। जैसे पूछ दे कि 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब देखिए यहाँ हम 10 की संख्या पता करते हैं, तो 1 10 इसमें है, सॉरी 5 पता करते हैं, तो 1 5 यहाँ है और 1 5 यहाँ है, तो यहाँ 5 की संख्या कितनी हो गई? 2। अब 2 की संख्या पता करते हैं, तो 1 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है। यानी 5 की संख्या कितनी है? यानी 5 की पावर कितनी है? 2 और 2 की पावर 1 3 1 4 4 1 5 5 3 8, यानी 2 की पावर क्या है? 8। 2 की पावर 8 है और 5 की पावर 2 है, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस तरह से करने में बड़ा हमारा समय बहुत काफ़ी जाएगा। इसको और छोटा करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जिस तरह से अभी हम लोग फैक्टर बना के निकाल रहे थे संख्या, अब यहाँ देखिए 5 जो है कम बार आ रहा है, 2 अधिक बार आ रहा है, क्योंकि 5 जो है 5वीं बार जाके रिपीट हो रहा है और 2 जो है हर एक संख्या के बाद रिपीट हो जा रहा है, यानी 2 ज़्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा। शून्यों की संख्या पता करने के लिए हमें ये पता करना है कि किसकी घात कम आएगी। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि 5 की घात कम आ रही है। फैक्टोरियल करते हैं किसी भी संख्या का तो 5 की घात कम आएगी और 2 की घात ज़्यादा आएगी। यानी अगर हम 5 की संख्या पता कर लें, 5 की घात पता कर लें, तो हम आराम से शून्यों की संख्या बता सकते हैं। जैसे यहाँ हमने बताया कि शून्यों की संख्या 2 है, इसको हम अगर इस तरह से सॉल्व करते कि 5 से भाग दिया, 2 बार गया, अब 5 से भाग जाएगी नहीं, तो यही शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हम ऊपर वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर आप पूछ दे कि 50 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, तो यहाँ 0 और 2 की अलग अलग संख्या पता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम 5 की संख्या पता कर लेंगे तो हमें शून्यों की संख्या पता चली जाएगी, क्योंकि 2 की संख्या 5 की संख्या से ज़्यादा होगी और जिनकी संख्या कम होगी वही शून्यों की संख्या होगी। अतः हम यहाँ 5 की संख्या पता करेंगे। तो 50 फैक्टोरियल में 5 की संख्या कितनी होगी, यानी 5 की पावर कितनी होगी, तो 5 से भाग दिया हमने, 10 बार गया, फिर 10 में 5 से भाग दिया, 2 बार गया। अब भाग आगे जाएगी नहीं, तो इनमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 10
प्लस 2 बराबर 12, यानी 50 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 12। अब इसी तरह से अगर हम एक और सवाल लें, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 100 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या, 100 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या तो 100 में 5 से भाग करेंगे, 20 बार गया, 20 में फिर 5 से भाग करेंगे, 4 बार गया। अब 4 में 5 की भाग नहीं जाएगी तो भागफल को हम ऐड कर देंगे तो हमें शून्यकों की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो गई? 24। इसी तरह से मान लीजिए आपसे पूछ दे कि 360 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या बताइए। 360 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या, तो 360 में 5 की संख्या हम पता कर लेंगे तो हमें शून्यकों की संख्या पता चल जाएगी। तो 5 की संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 सत्ते 35, 72 बार जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे, 14 बार जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा। अब 5 की भाग नहीं जाएगी। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 72 प्लस 14 प्लस 2, तो टोटल कितना हो गया? 88। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 88। अगर आपसे सवाल पूछे, एक सवाल और देखते हैं कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे डॉट 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 गुणे 999 में शून्यकों की संख्या। ठीक है, 1 गुणे 3 गुणे, यहाँ फैक्टोरियल नहीं बन रहा है। ठीक है, फैक्टोरियल बनता तो क्या होता? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे इस तरह से। लेकिन यह क्या है? विषम संख्याओं का गुणनफल है। यह क्या है? विषम संख्याओं का गुणनफल है। यानी 1 गुणे 3 गुणे 5 इस तरह से 999 तक गुणा करेंगे तो जितनी संख्याओं का गुणा हो रहा है सारी संख्याएं क्या है? विषम संख्या है, ऑड नंबर है। और हमें 10 बनाने के लिए या शून्यकों की संख्या पता करने के लिए हमें 10 की संख्या पता होनी चाहिए। और 10 पता करने के लिए या 10 होने के लिए 2 का होना बहुत ज़रूरी है, यानी 5 और 2 का जोड़ा बनना बहुत ज़रूरी है। शून्यकों की संख्या पता कैसे करेंगे? जितने 5 और 2 के जोड़े होंगे उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ 5 तो है, आगे और 5 आएगा, लेकिन 2 कहीं भी नहीं आएगा। विषम संख्या में कहीं भी 2 नहीं मिलेगा, यानी हमारा 2 और 5 का एक भी जोड़ा नहीं बन पाएगा। अतः यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। अतः शून्यकों की संख्या 0 होगी। आपसे सवाल पूछे कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे डॉट 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 गुणे 99 गुणे 2 की पावर 13 में शून्यकों की संख्या बताइए। जैसा अभी हमने पिछला सवाल किया उसमें
एक भी सम संख्या का गुणा नहीं हो रहा था। उसी तरह से यह भी है, 1 से लेके 99 तक एक भी सम संख्या का गुणा नहीं हो रहा, लेकिन बाद में 2 की पावर 13 देके हमें 2 की संख्या दे दिया। अब हमें पता करना है कि कितने 5 इसमें सम्मिलित हैं। तो जो संख्या बड़ी होगी, चाहे 2 की संख्या चाहे 5 की संख्या, वही शून्यकों की संख्या होगी। तो हम पता करेंगे यहाँ 5 कितनी बार सम्मिलित है। तो 5 कितनी बार सम्मिलित है, एक बार 5 में है, 10 में है, सॉरी 5 के बाद फिर सीधा 15 आएगा, क्योंकि विषम संख्याओं का गुणा है तो 10 इसमें नहीं है। फिर 25 है, 25 के बाद 35 में है, 45 है, 55 है, 65 में है, 75 में है, 85 में है और 95 में है। तो यहाँ 5 की संख्या कितनी है, 1। 15 में 5 की संख्या 2, सॉरी 1। 25 में 5 की संख्या 2, 35 में 1, 45 में 1, 55 में 5 की संख्या कितनी है, यहाँ 5 की संख्या 1 होगी, क्योंकि 5 के गुणनफल से मतलब यह नहीं है कि यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है तो 5 की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ 5 के गुणनखंड से मतलब है, बेसिकली 55 का मतलब 11 गुणे 5 है। तो 65 में 5 की संख्या 1, 75 में 5 की संख्या 2, चूँकि 25 ये 5 गुणे 5 गुणे 3 25 या 75, तो 75 का मतलब होगा 5 गुणे 5 गुणे 3। 85 में 5 की संख्या 1, 95 में 5 की संख्या 1। टोटल 5 की संख्या कितनी होगी, 1 1 2 2 4 1 5 6 7 8 2 10 2 12, यानी 5 की संख्या क्या हो गई, 5 की पावर 12। और 2 की संख्या कितना दिया हुआ है, 13। 2 की पावर दिया हुआ है 13। हमने आपको बताया कि जिनकी संख्या कम होगी, जिनकी घात कम होगी, वही शून्यकों की संख्या होगी। अतः यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। 12 जो है कम है, 5 की पावर कम है, अतः यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगी 12। एक और सवाल करते हैं, इस तरह का एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। दिया हुआ है कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डॉट डॉट गुणे 360 में शून्यकों की संख्या बताइए। इसमें शून्यकों की संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि सब में 2 सम्मिलित है तो कितनी बार है, 180 बार। 2 की पावर 180 यहाँ से अगर हम कॉमन कर लेते हैं, इसमें से अगर हम 2 की पावर 180 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 180। बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 180 गुणे 180 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 की पावर 180 ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा है और 180 फैक्टोरियल में भी 2 की पावर बहुत ज़्यादा होगी। तो हमें शून्यकों की संख्या पता करने के लिए इनमें 5 की संख्या पता करनी होगी। तो अब 180 फैक्टोरियल में हम 5 की संख्या अगर पता कर लेंगे, वही हमारे शून्यकों की संख्या होगी। तो इसमें 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 36 बार। इसमें 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। इसमें 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो कुल शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 36 + 7 + 1, कितना हो जाएगा टोटल, 44। 5 की पावर 44 होगी, यहाँ 2 की पावर 180 ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। इसमें इसका आंसर जो है शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितनी आ गई, 44 आ गई। तो आज के लिए आज यही ख़त्म करते हैं। आगे अगर आपका सपोर्ट हमें मिलता रहा तो हम प्रयास करके धीरे धीरे चीज़ों को और इम्प्रूव करते जाएंगे और आपको कंप्लीट मैथ, बेसिक से हाई लेवल तक कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा आपको। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा मेहनत से हम चीज़ों में और इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू।